हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक बहुत ही शानदार मूवी जिसका नाम है आर्म। आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 70-80 साल पहले, जहां हम देखते हैं कि एक दादी अपनी पोती को लक्ष्मी, जिसका नाम होता है, उसे कहानी सुना रही होती है। कहती है कि सदियों पहले की बात है, धरती पर आदि मानव रहा करते थे। उस वक्त आसमान से एक तारा टूटता है और वो धरती पर आ गिरता है। कई साल बीत जाते हैं और वो तारा वहीं जमीन में धंसा रहता है। धीरे धीरे वहाँ पर एक गांव बस जाता है जिसका नाम होता है हरिपुरम। एक समय आता है जब अड़क्कल का राजा उस टूटे हुए तारे को जमीन से निकलवा लेता है। तारा बेशकीमती लग रहा था। राजा का नाम मनोवर्मा होता है। वो उस टूटे हुए तारे को अपने पास रखने के लिए उसको एक मूर्ति में घड़वा देता है। मूर्ति का आकार एक बड़े सी दीपक की तरह होता है। मनोवर्मा उस मूर्ति को नाम ज्योति दे देता है, जो कि किसी देवी का नाम होता है। उस मूर्ति में कैद होने के बाद उस तारे की शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती है। मनोवर्मा उस मूर्ति को अपने गांव ले जाता है और उसके लिए एक बहुत ही भव्य मंदिर बनवाता है और उस मूर्ति को उस मंदिर में स्थापित कर देता है। ये साल बीतते हैं कि एक डाकू मनोवर्मा के साम्राज्य पर हमला कर देता है। वो डाकू मोहम्मद और वो डाकू मनोवर्मा के दामाद और कुछ आदमियों को बंदी बना लेता है ताकि मनोवर्मा उसके आगे घुटने टेक दे। उस वक्त राजा की प्रजा भी मोहम्मद के सामने सर झुका देती है। उसके बाद मोहम्मद मनोवर्मा के लिए एक संदेश भेजता है। संदेश में लिखा होता है कि राजा को मेरे आगे घुटने टेकने होंगे, भी मैं उसके जमाई को छोड़ूंगा। मनोवर्मा मोहम्मद के आगे झुकना नहीं चाहता था। अभी मनोवर्मा का मंत्री सुझाव देता है कि महाराज, पास ही में हरिपुरम गांव में एक केलू नाम का योद्धा रहता है। कई तरह की विद्याएं आती है, हम उसे मोहम्मद से लड़ने के लिए भेज सकते हैं। केलू उस डाकू और उसके साथियों को हरा देता है। वो उसके दामाद और बाकी लोगों को भी छुड़वा लाता है। केलू की इस वीरता की वजह से मनोवर्मन राजा खुश हो जाते हैं और वे खुश होकर केलू को अपने यहाँ दावत के लिए निमंत्रित करते हैं। दावत के बीच में मनोवर्मन केलू से कहते हैं, तुमने मेरे दामाद की जान बचाकर मेरे साम्राज्य की इज्जत बचा ली। तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। केलू महाराज से कहता है कि अगर महाराज कुछ देना ही है तो मुझे ज्योति की मूर्ति दे दीजिए, तो आप मेरे ही गांव हरिपुरम से लाए थे। अब यहाँ महाराज केलू को पूरी सभा के सामने जवान दे चुका था कि वो जो मांगेगा उसे दिया जाएगा। फिर ना चाहते हुए भी महाराज को वो मूर्ति केलू को देनी पड़ी। जब केलू उस मूर्ति को लेकर अपने गांव पहुंचता है तो गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं। यहाँ केलू की एक प्रेमिका भी होती है जिसका नाम ज्योति होता है। और जब ये दोनों मुलाकातें करते थे, उस टाइम पर केलू ने ज्योति से वादा किया था कि वो इस मूर्ति के लिए एक मंदिर बनवाएगा। उस मंदिर में ज्योति भी आ सकेगी, क्योंकि ज्योति नीची जाति की होती है। गांव के बाकी मंदिरों में नीची जाति के लोगों का अंदर जाना निषेध था। केलू चाहता था कि एक ऐसा मंदिर हो जहां पर ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। ज्योति केलू की ऐसी सोच से बहुत खुश होती है। थोड़े ही दिन बीतते हैं कि हमें पता चलता है गांव में एक महामारी फैल चुकी है। वहाँ ज्योति भी चेचक से ग्रसित हो जाती है। लोग ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे के पास आना भी पसंद नहीं करते। सबके बावजूद भी केलू ज्योति के पास पहुंचता है और उसका इलाज करवाता है। ज्योति तो सही हो जाती है, मगर थोड़े दिन बाद ही केलू उस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। वहीं केलू की इच्छा के हिसाब से हरिपुरम गांव में ज्योति की मूर्ति के लिए एक भव्य मंदिर बनवा दिया जाता है। पर नीची जाति के लोगों को अभी भी उसके अंदर जाने के लिए मना था। ऐसी बातें सुनकर जहां केलू बीमार पड़ा था, उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने ज्योति से वादा किया था कि वो उसके लिए एक ऐसा मंदिर बनवाएगा जहां ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। हम देखते हैं कि मनोवर्मा का दामाद केलू के लिए एक संदेश लेकर आता है। यहाँ केलू उस संदेश को पढ़ता है और वो उस संदेश को तुरंत ही जला देता है ताकि कोई उस संदेश को देख ना पाए। इस संदेश में क्या है ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अगले दिन ही केलू की उस बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। यहाँ ज्योति को जब उसकी मृत्यु की बात पता चलती है तो वो यहाँ पर बहुत विलाप करती है। और ज्योति के घर वाले उसे केलू को देखने के लिए लास्ट टाइम भी नहीं जाने देते। खैर, कुछ समय बाद ही ज्योति के घर वाले भी उस गांव को छोड़कर चले जाते हैं। अब इस हरिपुरा गांव में हर साल केलू की याद में और उस ज्योति मंदिर में हर साल एक बड़ा सा त्योहार मनाया जाता था। उस एक दिन में उस मंदिर के दरवाजे खोले जाते थे और उसकी पूजा की जाती थी।
यहाँ लोग अपना हुनर दिखाया करते, मार्शल आर्ट, कलारी पट्टू आदि तरह का। इसके बाद हम लक्ष्मी को देखते हैं जो कि केलू के ही खानदान से थी। लक्ष्मी के पिता का नाम नाम्बियार होता है। फिर लक्ष्मी अपनी दादी से मनियान की कहानी सुनाने को कहती है, पर उसकी दादी उसे डांट देती है और कहती है कि तुम उस चोर का नाम मत लो, इन्हें ज्योति की मूर्ति चुराई थी। वो मनियन दरअसल में एक चोर था जो कि एक योद्धा भी था। कहानी में हमें पता चलता है कि एक बार लक्ष्मी के दादाजी ने मनियान को चोरी करते हुए पकड़ने की कोशिश भी की, पर मनियान उनको वहां पर मार कर और उनका सारा सोना चुरा कर भाग निकला। लक्ष्मी के गांव में एक अजियान नाम का लड़का भी रहता था जो कि उसी मनियान का पोता होता है। मनियान के परिवार से होने की वजह से लोग अजियान को भी ताने मारते थे। गांव में कहीं भी चोरी होती तो गांव वालों का पहला शक अजियान पर ही जाता। हम देखते हैं कि एक दुकानदार जिसका नाम चंद्रन होता है वो अजियन को पीट रहा होता है क्योंकि उसके दुकान से कुछ पैसे चोरी हो चुके थे। हमें पता चलता है कि अजियान अपनी नानी और माँ के साथ रहा करता था। अजियान के पापा ने किसी और औरत के चक्कर में उसकी माँ और उसे छोड़ दिया था। अब यहाँ लोग अजियान को जब ताना मारते थे कि तू चोर के खानदान का है, तो वो अपनी नानी से जाकर ये सब बातें कहता था। मगर उसकी नानी उसे समझाती थी कि देखो बेटा, तुम्हारे पापा कोई चोर नहीं थे, वो एक बहुत बड़े योद्धा थे, उन्होंने इस गांव को जीता था। गांव वाले भला तुम्हारे दादा के बारे में क्या ही जानेंगे। ये बताती है कि तुम भी अपने नाना की तरह ही बनना। यहाँ हम देखते हैं कि अजियान के पास एक कौवा भी होता है कि हेल्प से वो चंद्रन की दुकान की चाबी चुरा लेता है। यही लक्ष्मी ये सब कुछ देख लेती है, पर वो छोटी बच्ची इस बारे में किसी को नहीं बताती। वो मन ही मन मुस्कुराने लगती, वो मन ही मन मुस्कुराती है। इसके बाद हमें कई साल आगे की कहानी बताई जाती है। हाँ, अब अजियान बड़ा हो चुका है और उसने पढ़ाई भी खत्म कर ली है और अब उसने एक इलेक्ट्रिकल शॉप खोल ली है। लक्ष्मी भी बहुत बड़ी हो चुकी है और वो काफी सुंदर लगने लगी है। यहाँ हमें पता चलता है कि लक्ष्मी और अजियान एक दूसरे से प्यार करते हैं। अजियान ने जुगाड़ करके लक्ष्मी के घर का कनेक्शन अपने घर से रेडियो से संबंधित कर लिया था कि ये रेडियोस के जरिए दोनों एक दूसरे से बातें कर सकें। लक्ष्मी आए दिन अपने घर की इलेक्ट्रिक चीजें खराब कर देती ताकि अजियान उसके घर आकर उसकी चीजें सुधार सके और वो उसे निहार सके। गांव में अजियान एक लौता इलेक्ट्रीशियन होता है। यहाँ लक्ष्मी के पिता को अजियान के अलावा किसी और को बुलाने का कोई रास्ता ही नहीं होता और वो बचपन से ही अजियान से नफरत किया करते थे। वो मनियन का बेटा था। लक्ष्मी और अजियान दोनों एक दूसरे से मिलते भी थे। लक्ष्मी अब बड़ी हो गई थी, तब भी वो पढ़ाई कर रही थी। अजियान इलेक्ट्रिक शॉप चलाने के अलावा भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होता है। वो बच्चों को कंपटीशन की कोचिंग भी पढ़ाता था। एक दिन अजियान के घर पर पुलिस वाले आते हैं और वो कहते हैं कि गांव में कुछ चीजें चोरी हुई हैं और गांव वालों ने तुम पर शक जताया है। अजियान पुलिस वालों से कहता है कि सर, मेरी भी कोई इज्जत है, मैं ये सब काम नहीं करता। वहीं कांस्टेबल अजियान को पुलिस स्टेशन आने के लिए कहते हैं। इधर अजियान की माँ को भी उस पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि वो भी अपने नाना की तरह चोर बन चुका है। ऐसा इसीलिए सोचती थी क्योंकि एक बार अजियान ने कौवे की हेल्प से चंद्रन की दुकान की चाबी चुराई थी। बात तो उसकी माँ को भी पता चल गई थी, मगर उसकी नानी तो ये देखकर बहुत खुश हुई थी। पर माँ उसी वक्त अजियान से वादा लेती है कि बेटा, मुझसे वादा करो, तुम आज के बाद कभी चोरी नहीं करोगे। इसी वक्त से अजियान ने वादे के मुताबिक चोरी करना बंद कर दिया। इसके बाद हम सुरेश को देखते हैं। सुरेश चंद्रन का बेटा होता है और अजियान और सुरेश एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, मतलब हैं। हालांकि यहाँ सुरेश के पिता चंद्रन और अजियान की आपस में नहीं बनती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि सुरेश और उसके पिता के बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी। फिर हम देखते हैं कि अब उस फेस्टिवल का समय करीब आ गया है जिस दिन हरिपुरम मंदिर के द्वार एक दिन के लिए खुलेंगे। गांव वाले बैठकर इसी बारे में चर्चा कर रहे थे। वे कहते हैं कि अजियान को और उसकी फैमिली को वहां ना आने दिया जाए क्योंकि गांव वालों को शक होता है कि क्या पता अजियान ज्योति की उस मूर्ति को चुराने की कोशिश करे। यही सीन में हम सुदेव नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं क्योंकि गांव में होने वाले उस त्योहार के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आया था। नाम्बियार यहाँ सुदेव को अपने घर में पनाह देता है। वहीं हमें पता चलता है कि ये सुदेव तो राजा मन्ना वर्मा के खानदान से था और असल बात ये थी क्योंकि डॉक्यूमेंट्री बनाना तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था। सुदेव का असली प्लान तो ज्योति की मूर्ति को चुराने का था। सुदेव ने यहाँ पर लंदन में उस ज्योति की मूर्ति के लिए डीलर्स लोगों से अच्छी मोटी रकम ले चुका था
उसका प्लान ये था कि वो ज्योति की मूर्ति को चुराएगा और उसका सारा इल्ज़ाम वो अजायन पर डलवा देगा कि गांव वालों की नज़रों में तो अजायन वैसे ही चोर है। एक दिन अजायन लक्ष्मी के घर की छत पर मिलने उससे आता है और कहता है कि आज मेरे घर पर पुलिस आई थी और पुलिस ने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। मगर लक्ष्मी अजायन को कहती है कि डरने की कोई बात नहीं, जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं। इतने में लक्ष्मी का पिता नाम्बियार वहाँ आ जाता है। अजायन वहाँ से भाग निकलता है। इस समय हम देखते हैं कि असली चोर नाम्बियार के घर में घुसने की कोशिश करता है। अब यहाँ नाम्बियार के घर के पास एक आदमी टॉयलेट कर रहा होता है। वो अजायन को देखकर चोर चोर चिल्लाने लगता है। वहीं अजायन सोचता है कि अगर मैं इन लोगों के हाथ लग गया तो लोग सच में मुझे ही चोर समझेंगे। मगर वो बचते बचाते वहाँ से तो निकल लेता है, लेकिन रास्ते में उसे एक कांस्टेबल पकड़ लेता है। वो अजायन को थाने ले जाता है। यहाँ थाने में अजायन को थोड़ा बहुत कूटा पीटा जाता है और उससे कहा जाता है कि बताओ तुम रात में वहाँ पर क्या कर रहे थे। अजायन कहता है कि सर मैं तो बस वहाँ से गुजर रहा था। मगर कांस्टेबल उसकी एक भी नहीं सुनता और कांस्टेबल अजायन के पेट में एक घूसा मार देता है। मगर कांस्टेबल अजायन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था तो अजायन को गुस्सा आ जाता है और वो कांस्टेबल के पेट में एक घूसा मार देता है, जिससे कि कांस्टेबल वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन हम थाने के एसआई सैफुद्दीन को देखते हैं। सैफुद्दीन एक ईमानदार ऑफिसर था। यहाँ सारा गांव अजायन के खिलाफ होता है, मगर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। ये सैफुद्दीन अजायन को समझाता है कि हम बिना सबूत के तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे, मगर पूरा गांव तुम्हें चोर समझता है। सैफुद्दीन कहता है इस वजह से तुम थोड़े होशियार रहो। फिर अजायन घर आ जाता है और वो दिमाग लगाने लगता है। वो सोचता है कि जब मैं चोरी नहीं कर रहा तो गांव में चोरियां कर कौन रहा है। अजायन फिर मन में सोच लेता है कि वो असली चोर का पता लगा कर रहेगा। अगले दिन ही सुरेश अजायन को बताता है कि मंदिर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। अब ये सुरेश और अजायन दोनों ही मंदिर की तरफ जाते हैं। अजायन मंदिर के ऊपर चढ़कर मंदिर के अंदर झांकने लगता है और वो देखता है कि मंदिर के अंदर से मूर्ति तो गायब है। फिर वो ये बात सुरेश को बताता है, लेकिन सुरेश तो यहाँ पर काफी डरा हुआ सा नजर आ रहा था। अजायन उससे कहता है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो। सुरेश से कहता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, क्या तुम मुझे इन सब में फंसाना चाहते हो। यहाँ अजायन को सुरेश से कुछ बातें पता चलती हैं। उसे पता चलता है कि गांव में जो छोटी मोटी चोरियां हो रही है उसका चोर सुरेश खुद है। बचपन से वही चोरियां करता आ रहा है। इसका इल्जाम हमेशा अजायन पर लगता था। कुछ दिन पहले नाम्बियार के घर पर भी वही चोरी करने गया था, मगर वो उस दिन तो वहाँ से भाग निकला। मगर अचानक से सुदेव और उसके आदमियों ने उसे देख लिया। उसी दिन सुदेव ने सुरेश से कहा कि आज रात तुम अगर अजायन को मंदिर के पास लेकर आ जाते हो तो मैं तुम्हारी चोरी वाली बात किसी को नहीं बताऊंगा। फिर जब अजायन और सुरेश बातें कर रहे होते हैं तभी सुदेव वहां पहुंच जाता है और वो इन दोनों से कहता है कि मंदिर से मूर्ति मैंने ही चुराई है। सुदेव अजायन से कहता है कि ये मैंने चुराई तो है, मगर ये मूर्ति नकली है। असली मूर्ति तो तुम्हारे नाना मनियान ने ही चुरा ली थी। तुम्हारे नाना मनियान ने फिर लोहार की मदद से वैसी ही एक नकली मूर्ति बनवाई थी और उसे मंदिर में रख दिया था। जब तुम मंदिर के ऊपर चढ़े थे तो मैंने तुम्हारी वो वाली वीडियो भी बना ली। अब तुम ही मुझे बताओगे कि तुम्हारे नाना ने असली मूर्ति कहाँ छुपाई है, तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। अगर ये काम तुम्हें त्योहार से पहले करना होगा। इसके बाद सीन पास्ट में जाता है, जहां गांव वालों ने मनियान को पकड़वाने के लिए पुलिस को बुलाया था। यहाँ पुलिस वाले मनियान के घर जाकर उसकी पत्नी से मनियान के बारे में छानबीन करने लगते हैं। उसी टाइम वो मनियान की पत्नी से गंदी हरकतें भी करता है। मनियान अब ये सब कुछ छुपकर देख रहा था और वो बाहर आकर पुलिस वाले की बैंड बजा डालता है। वो उस पुलिस वाले को घसीटता हुआ घर के बाहर ले आता है। वहाँ पर तो किसी में भी मनियान को रोकने की हिम्मत नहीं थी। इस वाले तो मनियान के हाथों से मारपीट खाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद मनियान लक्ष्मी के दादाजी को भी धमकाता है। कहता है कि आज के बाद अगर ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मनियान की पत्नी भी अपनी बेटी को लेकर ज्योति देवी के दर्शन करने गई थी, मगर गाँव वालों ने उसे जलील करके वहाँ से भगा दिया। ना ही उसे मंदिर में जाने दिया और ना ही वो दर्शन कर पाई। मनियान की पत्नी उसे आकर ये सारी बात बता देती है। तब मनियान ठान लेता है कि अब वो उस मंदिर की मूर्ति को चुरा लेगा और वो उसके बाद उस मंदिर की मूर्ति को चुरा भी लेता है। तो वो भागते वक्त गांव वालों के हाथों पे आ जाता है। यहाँ सारे गांव वाले उसे मार मार कर उसे जिंदा ही मार डालते हैं। गांव वालों का साथ पुलिस भी देती है। अब प्रेजेंट में अजायन सारे गाँव का एक नक्शा बनाता है। वो दिमाग लगाने लगता है कि उसके नाना जी ने आखिर मूर्ति कहाँ छुपाई होगी। बाद वो सुरेश को भी धमकाता है कि उसने जिस जिस घर से चोरी की है उनका सामान वापस उनके घरों पर रख दे।
सुरेश सबका सामान उनके उनके घरों पर रख आता है। यहाँ त्योहार में 10-11 दिन रह चुके थे। अजायन ने यहाँ पूरा गांव छान मारा मगर उसे कहीं मूर्ति नहीं मिली। ऐसे ही दिन तेजी से निकलते जा रहे थे। अब यहाँ त्योहार में सिर्फ 2 दिन बचे थे। अब यहाँ अजायन लक्ष्मी के पास जाता है और वो उसे सारी बातें बताता है। लक्ष्मी उससे कहती है कि तुम पुलिस को जाकर सारा सच बता दो, मगर अजायन लक्ष्मी से कहता है सारा गांव तो मुझे ही चोर समझता है, पुलिस भी मेरी कोई बात नहीं मानेगी। लक्ष्मी कहती है कि शायद तुम्हारे नाना जी ने मूर्ति कहीं ऐसी जगह छुपाई होगी जहाँ गाँव वाले पहुँच ही ना सके। इस सारे गाँव में तो तुम पहले ही ढूंढ चुके हो। अब बहुत ज्यादा दिमाग पर जोर डालने के बाद अजायन को एक बात याद आती है। एक नारीमलम नाम की जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी गुफाएं थी। वो गुफा गांव से बहुत दूर थी। अजायन उस गुफा में पहुंच जाता है और वहां पर उसे दीवारों पर बहुत सारी चित्रकारियां मिलती हैं जो कि उसके नाना मनियान ने ही बनाई होती है। मनियान ने यहाँ इस गुफा में इन चित्रों के जरिए ये बताया था कि उसने किस तरह से मूर्ति को चुराया है। के बाद फिल्म फिर से पास्ट में जाती है। हम देखते हैं कि मनियान ने जब उस देवी की मूर्ति को चुरा लिया था तो वो इसी गुफा में आता है। साथ ही उसका एक लोहार दोस्त भी होता है। ये लोहार उसी खानदान से था जिसने राजा के लिए ये मूर्ति बनाई थी। मनियान का दोस्त मूर्ति को चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि मूर्ति तो नकली है, क्योंकि राजा के समय जिस मूर्ति को मंदिर में रखा गया था वो मूर्ति नकली होती है। यहाँ पर तो मनियान बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। मनियान समझ जाता है कि राजा ने केलू को जो मूर्ति दी थी वो नकली मूर्ति होती है, यानी कि असली मूर्ति मनोवर्मन राजा के पास ही थी। और मनोवर्मन ने जब ये बात उस संदेश के साथ में केलू को भेजी थी, संदेश को पढ़कर केलू को पता चल गया था कि वो इतने सालों से नकली मूर्ति की पूजा करते आ रहे हैं। यह बात सुनकर उसे झटका लगता है। पता चल जाता है कि उसके साथ धोखेबाजी हुई है। इसी वजह से वो उस संदेश को वहीं जला देता है और अपने प्राण त्याग देता है। यहाँ मनियान मनोवर्मन के राज्य में जाकर असली मूर्ति को चुराने का फैसला करता है और अपने साथ ही वो उस लोहार दोस्त को भी ले जाता है। राजा के गांव में एक बहुत बड़ा किला होता है। अब इतने बड़े किले में उस मूर्ति को ढूंढना नामुमकिन था, मगर फिर भी मनियान पूरे किले में मूर्ति को ढूंढने लगता है। उस राजा ने उस महल में कई तरह के जाल बिछा रखे थे। जैसे ही मनियान एक लेवल क्रॉस करता, वहाँ दूसरा लेवल उसके लिए तैयार हो जाता। वो सारी पहेलियों को सोल्व करके आखिरकार उस मूर्ति तक पहुँच जाता है। अजायन यहाँ पर उन गुफाओं में उन चित्रकारी के मदद से सारी कहानी जान जाता है। जैसे ही अजायन गुफा से बाहर आता है उसे सुदेव दिखता है। सुदेव अजायन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ सुराग मिला है। यहाँ सुदेव अजायन पर नजर रखे हुए था। वो अजायन से कहता है जल्दी से हमें मूर्ति ढूंढ कर दो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। इधर गांव में लक्ष्मी को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी थी। किसी ने उसे एक रात किसी लड़के के साथ देख लिया था, मगर जब अजायन को ये बात पता चलती है तो वो लाउड स्पीकर में इस बात की घोषणा कर देता है कि मैं और लक्ष्मी प्यार करते हैं। ये सुनकर तो नाम्बियार का पारा ही चढ़ जाता है। वो लक्ष्मी को बहुत चिल्लाता है और कहता है कि आखिर तुमने उस चोर और उस नीची जाति के लड़के को पसंद क्यों किया। नाम्बियार कहता है कि मैं तुम्हें तो नहीं मार सकता, लेकिन मैं उस अजायन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद नाम्बियार लक्ष्मी को एक कमरे में बंद कर देता है। दूसरी तरफ सुरेश और सुदेव दोनों अजियान के पास आते हैं। सुरेश ने अपने दोस्त अजियान की जान बचाने के लिए सुदेश का कैमरा तोड़ दिया होता है, जिससे उसने अजियान की वीडियो बनाई थी। सुरेश को ये नहीं पता होता कि वीडियो कैमरे में नहीं बल्कि उसमें लगी हुई रील में होती है। सुदेव सुरेश को फिर से याद दिलाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन बचा है, वरना तुम्हारी सच्चाई पूरे गांव के सामने आ जाएगी। तभी यहाँ अजायन की माँ सुरेश को सुदेव से बात करते हुए देख लेती है। फिर अजायन से उसकी माँ सारी बातें पूछती है और अजायन सारी सच्चाई अपनी माँ को बता देता है। फिर अजायन की माँ अजायन को सारी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि मनियान ने उन दोनों मूर्तियों को चुराकर तेरी नानी के सामने रख दिया था। तेरी नानी ने उस मूर्ति को देखकर काफी खुश हुई। वो तेरे नाना से कहती है कि असली मूर्ति को हम मंदिर में रख देंगे और नकली मूर्ति को हम अपने पास रखेंगे। मगर यहाँ मनियान की पत्नी की लोगों ने बेइज्जती की थी, इसलिए मनियान कहता है कि नहीं, नकली मैं मंदिर में रखूंगा और असली मूर्ति मैं अपने पास रखूंगा। और वो नकली मूर्ति लेकर मंदिर जाने लगता है। उसी समय लक्ष्मी के दादा और पुलिस वाले और गांव वालों ने मिलकर मनियान को पकड़ने की कोशिश की थी। मनियान के हाथ में वो मूर्ति देखकर सभी का खून खोल जाता है। इसके बाद वे लोग मनियान को मारने लगे और मनियान दौड़कर पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है।
फिर लक्ष्मी के दादा मनियान को धमकी देते हैं, अगर उन्होंने मूर्ति नहीं लौटाई तो वो लोग उसकी बीवी और बेटी को मार डालेंगे। यहाँ मनियान शांत हो जाता है और मूर्ति को वहीं रखकर पहाड़ी की चोटी से छलांग लगा देता है। ये देखकर मनियान की बीवी और उसकी बेटी खूब रोती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब मनियान नहीं बचेगा। इसी तरह अजयन की माँ उसे उस घटना के बारे में सारी सच्चाई बता देती है। इसके बाद दोनों माँ बेटे अजयन की नानी के सामान में कुछ ढूंढने लगते हैं, कि उम्मीद से कि शायद उनके हाथ कुछ लग जाए। तभी अजयन को उस बक्से में से कुछ कछुए जैसा मिलता है। बचपन में अजयन की नानी उसे हमेशा कछुओं की कहानी सुनाया करती थी। उनके गांव के पास में एक कछुए जैसी कोई जगह थी, जो कि पानी के बीचों बीच थी। अब अजयन उस जगह जाने का फैसला करता है। इस समय गांव वाले अजयन के घर आते हैं। अब गांव में फेस्टिवल है और गांव में प्रतियोगिताएं होनी होती है। जो इंसान प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाला था, उसका एंड टाइम पर एक्सीडेंट हो जाता है। गांव वाले चाहते हैं कि उसकी बजाय अजयन प्रतियोगिता में हिस्सा ले, कि पूरे गांव में अजयन को ही उस आदमी की जगह कलारी पट्टू आता था। अजयन पहले तो मना कर देता है, फिर उसकी माँ के समझाने पर वो मान जाता है, क्योंकि माँ कहती है कि पहली बार गांव वाले तुम्हें इतनी इज्जत दे रहे हैं, हमारे गांव की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। फिर अजयन भी मान जाता है, मगर वो एक शर्त रखता है और कहता है कि अगर मेरी माँ को मंदिर में दर्शन के लिए जाने दिया जाएगा तो ही मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा। भी मान जाता है, मगर वो एक शर्त रखता है और कहता है कि अगर मेरी माँ को मंदिर में दर्शन के लिए जाने दिया जाएगा तो ही मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा। मजबूरी में आकर गांव वाले हाँ कह देते हैं। अब ये सारे गांव वाले उस त्योहार के लिए तैयार हो जाते हैं और अजयन भी यहाँ प्रतियोगिता के लिए तैयार होता है। वहीं लक्ष्मी जाकर नीचे जाति वालों के साथ बैठ जाती है और उनसे बैठकर बातें करने लगती है, खासकर अजयन की माँ से। अब यहाँ लक्ष्मी का परिवार उसे इनके साथ देखकर बहुत गुस्सा होता है, मगर वो खून के आंसू पीकर रह जाते हैं, कुछ कह नहीं सकते। रोकाने वाली बात तो ये है कि नाम्बियार ने जानबूझकर अजयन को इस प्रतियोगिता में हिस्सा दिलवाया था, ताकि वो उसे मरवा सके। असल में उसने उस एक्सीडेंट वाले बंदे को पैसे खिलाए थे। फिर अजयन और सामने वाले के बीच बहुत ही खतरनाक मुकाबला होता है। तभी सुदेव अजयन को इशारा करता है और कहता है कि समय निकलता जा रहा है। से अजयन जानबूझकर प्रतियोगिता हार जाता है, मगर उसे कुछ होता नहीं और गांव वाले उसे फिर से बुरा भला कहने लगते हैं। अजयन को तो इसी बात की खुशी थी कि कम से कम उसकी माँ को देवी माँ के दर्शन तो हो गए। के बाद अजयन और सुरेश उस कछुए वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ वो उस मूर्ति को ढूंढने लगते हैं, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। ये सुरेश अजयन से कहता है कि तुम अपनी माँ को लेकर यहाँ से चले जाओ, गांव वालों को मैं संभाल लूंगा। यहाँ पर अजयन नानी के बक्से से मिले कछुए को गुस्से में पानी में फेंक देता है। फिर अजयन लक्ष्मी को लेने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, मगर नाम्बियार ने तो लक्ष्मी को उसके घर से दूर कहीं भेज दिया था। इसके बाद वो अजयन को भी एक कमरे में बंद कर देता है। के बाद वो जाकर सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है। फिर वो गांव वालों से कहता है कि अब जाकर असली चोर हमारे हाथ लगा है, जो कि मेरे घर पर चोरी करने आया था। मगर अजयन जैसे कि तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है, मगर सारा गांव उसका पीछा करने लगता है। फिर भागते भागते अजयन उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसके नाना की मौत हुई थी, उसी पानी की झील के पास। फिर गांव वाले अजयन को मार मार कर घायल कर देते हैं। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ बहुत रोती है। उसकी माँ सोचने लगती है कि मेरे बेटे की मौत भी इसके नाना की तरह ही होगी। अजयन भी उसकी नाना की तरह ही उस पहाड़ी से नीचे कूद जाता है, मगर कुछ ही देर बाद कोई आदमी उसे पानी से निकाल कर बचा लेता है। फिर होश आने पर अजयन देखता है कि किसी ने उसके पेट में एक खंजर घोंपा है, जिसे वो निकाल कर पानी में फेंक देता है, मगर वो खंजर पानी में नहीं डूबता। वो खंजर बार बार तैरकर उसकी तरफ आ जाता। ते किनारे पर वो कछुआ भी पड़ा होता है, जो उसने उस पानी में फेंका था। अजयन को उस कछुए को देखकर नानी की कही हुई बात याद आती है, क्योंकि नानी अजयन के साथ में आकर हमेशा उस झील को प्रणाम किया करती थी, मानो कि उसके अंदर कोई भगवान हो। इसी को देखने के लिए अजयन पानी के अंदर डुबकी लगाता है। पानी के अंदर उसे एक बड़ा सा बक्सा नजर आता है, इस पर ताला लगा होता है। जो कछुआ अजयन को मिला था, असल में वो उसी बक्से की चाबी होती है। अजयन उस बक्से को खोल लेता है और वहां से असली ज्योति की मूर्ति निकलती है। मूर्ति को छूते ही अजयन के शरीर पर लगे सारे घाव सही हो जाते हैं, क्योंकि मूर्ति में तो शक्तियां थी। के बाद जब अजयन मूर्ति लेकर पानी से बाहर निकलता है तो सुदेव उसे वहीं बाहर खड़ा मिलता है। उस मूर्ति को देखकर सुदेव लालची आंखों से उसकी तरफ देखने लगता है। वो अजयन से कहता है, देव अजयन से कहता है कि ये मूर्ति हमारे खानदान की है, तुम चुपचाप ये मूर्ति मुझे दे दो। मगर अजयन सुदेव को मारकर वहीं बेहोश कर देता है, वो वहां से निकल जाता है। के बाद पुलिस आकर गांव वालों को सच बताती है
और वहीं अजायन असली मूर्ति अपनी माँ को सौंप देता है और कहता है कि इसे मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। यहाँ पर अजायन नाम्बियार के लिए एक चिट्ठी छोड़कर जाता है। उस चिट्ठी में ये लिखा होता है कि अजायन ने जितनी भी चोरियां की थी उन सब चोरियों के पीछे कोई ना कोई कारण था, मगर तुम लोग इस बात को कभी समझ नहीं सके। इसलिए अब मैं भी तुमसे एक चीज चुरा रहा हूँ और वो तुम्हारी बेटी लक्ष्मी है। के बाद अजायन लक्ष्मी को ढूंढकर अपने साथ भगा ले जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। बताया जाता है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आएगा। मूवी आपको कैसी लगी? अच्छी